Hello everyone. So this is the part 3 on atomic structure, periodic classification and properties of element. तो अपने इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। ओके, इसके पहले के दो पार्ट में हमने देखा था एटॉमिक मॉडल ऑफ डाल्टन। तो बेसिकली डाल्टन ने हमें ये बताया था कि एटम इज फंडामेंटल इंडिविजुअल पार्टिकल। ओके, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। लेकिन ये कब था? जब तक कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। अराउंड 70 to 80 ईयर्स तक 70 to 80 ईयर्स तक साइंटिस्ट स्ट्रांगली बिलीव करते थे जो डाल्टन ने बताया था, उसको स्ट्रांगली फॉलो करते थे। लेकिन बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उनका ये पॉस्टुलेट टोटली रॉन्ग हो गया कि एटम फंडामेंटल और इंडिविजुअल पार्टिकल है। बिकॉज क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए गए, तो मतलब हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब थॉमसन ने अपना ये मॉडल दिया था तो उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज ही खुद थॉमसन ने किया था, और अपना मेन पॉस्टुलेट देने के पहले उनको कुछ चीजों के बारे में पहले ही पता चल चुका था ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या था वो देखते हैं। वैसे तो आपको इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट के बारे में 9th में पहले ही आपने पढ़ा है, बट थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या चीजें उनको पता थी जब उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, तो हल्का सा सिर्फ पॉलिश करने के लिए हम लोग उसको देखते हैं। ये उनका ग्लास ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे उन्होंने एक तरफ कैथोड लिया था, दूसरी तरफ उन्होंने पोरस एनोड लिया था। ओके, और यहाँ पे उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज करंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया था, और वैक्यूम के थ्रू उन्होंने यहाँ से इसका प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर दिया था, या बिल्कुल ही यहाँ से सारी गैसें उन्होंने निकाल ली थी टू क्रिएट द वैक्यूम। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली हमारा कैथोड था और ये हमारा एनोड। तो उन्होंने जब उसमें हाई वोल्टेज करंट फ्लो कराया था तो उसमें क्या देखा था, कुछ रेज यहाँ कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, एक तो ये उन्होंने नोटिस किया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं सिर्फ उसमें बता रहा हूँ कि उनको कुछ चीजें कैसे पता चली थी। वो तो ठीक है कि इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हुआ था, वो तो बात सही है। एक तो ये बात उन्होंने नोटिस की। दूसरा, जब इसी ग्लास ट्यूब के उन्होंने एक साइड में पॉजिटिव प्लेट रखा, ग्लास ट्यूब से बाहर एक साइड में पॉजिटिव प्लेट रखा, दूसरी साइड में नेगेटिव प्लेट रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड से रेज निकल करके जा रहे हैं, जो पार्टिकल जा रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे किधर? पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। सपोज ऐसे ये अगर मेरा ग्लास ट्यूब है और ये मेरा ग्लास ट्यूब है, इस साइड मैंने कैथोड रखा और इस साइड मैंने एनोड रखा। ठीक है, अब इसके बाहर यहाँ इस साइड में मैंने पॉजिटिव प्लेट रखी और इस साइड में मैंने नेगेटिव प्लेट रखी। तो यहाँ कैथोड से जो पार्टिकल निकल के एनोड की तरफ जा रहे थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना। ये पॉजिटिव, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रखा है तो, और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रखा है, तो ये पार्टिकल जो थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ही देख लिया था। उससे क्या था, इनको दो चीजें अपने मॉडल देने के पहले ही दो कंसेप्ट के बारे में पता चल गया था। पहला तो ये था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रॉन, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, विच इज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एटम, इज प्रेजेंट इन एटम, वो एटम के अंदर है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने ये बताया था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। मतलब कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो उनका जो अमाउंट है या नंबर है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें उनको पहले ही पता थी अपना एटॉमिक मॉडल देने के पहले। ठीक है, तो
थॉमसन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सब एटॉमिक मॉडल के बारे में बात किया था। सब एटॉमिक मॉडल की थ्योरी भी दिया था उन्होंने, है ना, और इसी बात के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सब एटॉमिक मॉडल सबसे पहले थॉमसन ने दिया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। तो बेसिकली क्या था कि उनको ये पता चल गया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, मतलब वो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था या वाटरमेलन मॉडल दिया था, ठीक है। तो उसके मेन पोस्टुलेट क्या थे उसको हम लोग समझते हैं, है ना, दोनों एक ही चीज थी। इंडियन सिनेरियो में उसको वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे वो बेसिकली क्या था, वो प्लम पुडिंग मॉडल था। तो हम लोग ये देखते हैं कि इनके मॉडल के मेन पोस्टुलेट क्या थे। ओके, तो जैसा कि इनके मॉडल का जैसा नाम था कि प्लम पुडिंग, है ना, प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल, वैसा ही सेम इनका मॉडल भी था। तो प्लम पुडिंग से ज्यादा हम लोग वाटरमेलन की तरफ फोकस करते हैं क्योंकि हम लोगों ने तरबूज बहुत खाया है ना। तो कैसा दिखता है वो वाटरमेलन, ये ऐसा ही रहता है ना, और बीच बीच में उसके ब्लैक रंग के सीड होते हैं। तो यही इनका मॉडल था कि इसमें जो ये रेड वाला पार्ट था, ये पूरा जो रेड पार्ट है वो क्या है हमारा, पूरा क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। और बीच में जो इनके सीड है वो क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन थे। तो उन्होंने अपने पहले पोस्टुलेट में यही बताया था कि एन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। कोई भी एटम जो होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है ना, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट। इलेक्ट्रॉन उसमें बीच बीच में धसे होते हैं। अगर जैसे दूध की बनी हुई खीर है तो जो दूध है वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है वो। और उसके अंदर जो बीच बीच में काजू किशमिश वो सब क्या है, वो सब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। ऐसे अब इलेक्ट्रॉन बोले या फिर इसको नेगेटिव चार्ज बोले, एक ही बात है। ओके, है ना। तो इनका पोस्टुलेट पहला यही था कि एन एटम इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। पूरा एटम जो होता है एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे प्लम पुडिंग में था। प्लम पुडिंग में क्या था कि अगर जैसे आपने वो चोको चिप्स वाले जो कुकीज आते हैं, अगर उनको आपने देखा हो तो कुछ इस स्ट्रक्चर में होते हैं। तो बेसिकली ये जो स्फीयर है पूरा वो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और उसके अंदर बीच बीच में जो ये चोको चिप्स होते हैं दे आर द नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन है। तो इनका मॉडल यही कहता था। और जो नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट था, थर्ड था, वो ये था कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज होल न्यूट्रल इन नेचर। बेसिकली क्या था कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है उनका जो मैग्नीट्यूड, जो अमाउंट होता था वो बराबर होता था, जिसकी वजह से एज ए होल सिस्टम जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था, ठीक है। तो इन्होंने अपने इन तीनों पोस्टुलेट में इसी चीज को समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज इसमें कैसे है, नेगेटिव चार्ज इसमें कैसे है, और पूरा एटम एज ए होल सिस्टम वो न्यूट्रल क्यों है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का नंबर जो है, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का जो नंबर है वो क्या है, वो बराबर है। क्योंकि अभी प्रोटॉन की यहाँ पे इन्होंने चर्चा नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया था, है ना। इनको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एटम में कुछ ना कुछ चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है ना। तो उन्होंने अपने इन दोनों मॉडल से, मतलब कि मॉडल का नाम तो दो अलग अलग था, मॉडल तो एक ही था, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन। तो दोनों में उन्होंने यही समझाया था, ओके, कि एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है पूरा, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बीच बीच में धसे होते हैं, और टोटल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के जो अमाउंट है वो बराबर होता है। इसी वजह से एटम एज ए होल सिस्टम एक न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर होता है, ठीक है। तो सॉरी, तो बेसिकली
अब फिर इसके बाद ड्रॉबैक का दौर आया, जो एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन दिया था, थॉमसन ने दिया था, तो वो कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वो हर साइंटिस्ट के साथ होता है, डॉल्टन के साथ भी हुआ था, इनके द्वारा भी जो ये पोस्टुलेट दिए थे वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम लोग इनके ड्रॉबैक्स के बारे में देखते हैं। ओके, so what are the drawbacks of atomic model of Thomson? तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक थॉमसन का ये था कि दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाए। फर्स्ट इनका यही था, दिस मॉडल इज अनेबल टू explain the stability of an atom। कि एटम की स्टेबिलिटी को ये मॉडल नहीं समझा पाया था। कैसे? अगर ये मेरा एटम है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, बीच बीच में धसे हुए है ना, ये मेरा जो है इसमें बीच में पॉजिटिव चार्ज भी है, एज ए स्फीयर है पूरा। तो जब नेगेटिव चार्ज का अमाउंट और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बराबर है तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर ले रहे हैं, है ना? वो इनका एग्जिस्टेंस इसमें कैसा है, मतलब वो इसमें प्रेजेंट तो है, तो किस फॉर्म में उसमें प्रेजेंट है ना? क्योंकि अगर नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये एटम स्टेबल कैसे है ना? तो स्टेबिलिटी को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा इनका पोस्टुलेट क्या था? दिस मॉडल not mention anything about the nucleus, है ना? about the nucleus मतलब एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन ने कुछ भी न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस नाम की भी कोई चीज होती है। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात किया था। और जो थर्ड जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इनका वो ये था कि दिस मॉडल इज फेल इन alpha scattering। This model is fail in alpha scattering experiment of Rutherford का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें ये मॉडल फेल हो गया, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। रीजन क्या था? इन्होंने जो बताया था कि जो एटम होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पूरा स्फीयर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं, है ना? बट जब अल्फा स्कैटरिंग मॉडल रदरफोर्ड ने किया था तो उन्होंने उसके कुछ और ही रिजल्ट पाए, तो वहां पे भी ये मॉडल टोटली फेल हो गया था। तो दीज आर द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। यहाँ पे जो है पूरा एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड आता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।